बलवंत पारेख उन चंद उद्योगपतियों में से थे जिन्होंने आजाद हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अपना सहयोग दिया। आज उनका परिवार और उनकी कंपनी भले ही अरबों में खेल रही हो, लेकिन बलवंत पारेख के लिए यहां तक पहुंचना आसान नहीं था। तो जानते हैं कि कैसे एक चपरासी का काम करने वाले बलवंत पारेख बने फेविकॉल मैन बलवंत पारेख। परिस्थितियों का रोना वही लोग रोते हैं जिन्हें खुद पर विश्वास और कुछ बेहतर करने की उम्मीद नहीं होती। अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे परेशानियों से लड़कर सफलता के शिखर को छुआ जाता है, तो आपको बलवंत पारेख के बारे में जरूर जानना चाहिए। बलवंत पारेख उन चंद उद्योगपतियों में से थे जिन्होंने आजाद हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अपना सहयोग दिया। आज उनका परिवार और उनकी कंपनी भले ही अरबों में हो, लेकिन बलवंत पारेख के लिए यहां तक पहुंचना आसान नहीं था। कैसे एक चपरासी बना फेविकोल मैन। अभी हाल ही में टीवी पर शर्माइन का सोफा बड़ा लोकप्रिय हुआ था। शर्माइन का ये सोफा मिश्राइन का हुआ, कलक्ट्राइन का हुआ और फिर बंगालन का हुआ। मतलब ये सोफा 60 साल तक पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा और इसका कारण था फेविकॉल। जी हाँ, वही फेविकोल जिसके बारे में कहा जाता है ये फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। वाकई में फेविकोल का जोड़ इतना मजबूत है कि इसके ग्राहक दशकों बाद भी इससे जुड़े हुए हैं। इस मजबूत जोड़ को भारत में स्थापित करने वाले कोई और नहीं बल्कि बलवंत पारेख ही थे। यही कारण है कि उन्हें फेविकोल मैन के नाम से भी जाना गया। फेविकोल बलवंत पारेख द्वारा स्थापित पिडिलाइट कंपनी का ही प्रोडक्ट है। फेविकोल के साथ ही यह कंपनी एमसी, फेविक्विक तथा डॉ फिक्सट जैसे प्रोडक्ट बनाती है। भारत छोड़ो आंदोलन में लिया हिस्सा। सन 1925 में गुजरात के भावनगर जिले के महुवा नामक कस्बे में जन्मे बलवंत पारेख एक सामान्य परिवार से संबंध रखते थे। उनकी प्राथमिक शिक्षा अपने ही कस्बे के एक स्कूल से पूरी हुई। गुजरात के चलन के अनुसार बलवंत पारेख की भी इच्छा एक बिजनेसमैन बनने की ही थी, लेकिन घर वाले चाहते थे कि वह वकालत की पढ़ाई करें और वकील बने। नौजवान बलवंत पारेख को घर की परिस्थितियों और घरवालों के दबाव के आगे झुकना पड़ा और वह वकालत की पढ़ाई के लिए मुंबई चले गए। बलवंत ने यहाँ के सरकारी लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई शुरू की। यह वो दौर था जब लगभग पूरे देश पर महात्मा गांधी के विचारों का रंग चढ़ा हुआ था। उनके द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन में देश के युवा अपने भविष्य की आहुति देते हुए कूद रहे थे। बलवंत पारेख भी उन्हीं युवाओं में से एक थे। वह भी अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर इस आंदोलन का हिस्सा बन गए। अपने गृहनगर में रहते हुए बलवंत पारेख ने कई आंदोलनों में हिस्सा लिया। इस तरह 1 साल बीत गए। बाद में बलवंत ने फिर से वकालत की पढ़ाई शुरू की और इसे पूरा किया। वकालत की पढ़ाई की, मगर वकालत नहीं की। वकालत की पढ़ाई करने के बाद अब बारी थी लॉ प्रैक्टिस की, लेकिन बलवंत पारेख ने इसके लिए मना कर दिया। वह वकील नहीं बनना चाहते थे। दरअसल बलवंत पर महात्मा गांधी के विचारों का रंग चढ़ चुका था। वह अब सबसे ज्यादा सत्य और अहिंसा को महत्व दे रहे थे। उनका मानना था कि वकालत एक झूठ का धंधा है, यहाँ हर बात पर झूठ बोलना पड़ता है। यही वजह रही कि इन्होंने वकालत नहीं की। भले ही उन्होंने वकालत करने से मना कर दिया था, लेकिन मुंबई जैसे शहर में जीवन चलाने के लिए कुछ तो करना जरूरी था। ऊपर से उन्होंने पढ़ाई के दौरान ही शादी भी कर ली थी और अब पत्नी की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर ही थी। ऐसे में बलवंत पारेख ने एक डाइंग और प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी कर ली। हालांकि नौकरी में बलवंत पारेख का मन नहीं लग रहा था, क्योंकि वह खुद का कोई व्यापार करना चाहते थे, लेकिन फिलहाल उनकी परिस्थितियां उन्हें इस बात की इजाजत नहीं दे रही थीं। चपरासी की नौकरी करनी पड़ी। कुछ समय प्रिंटिंग प्रेस में काम करने के बाद उन्होंने एक लकड़ी व्यापारी के कार्यालय में चपरासी की नौकरी कर ली। आगे चलकर करोड़ों की कंपनी खड़ी करने वाले बलवंत को अपनी चपरासी की नौकरी के दौरान कार्यालय के गोदाम में रहना पड़ता था। वह यहाँ अपनी पत्नी के साथ अपनी गृहस्थी चला रहे थे।
अच्छी बात यह थी कि प्रिंटिंग प्रेस से लेकर लकड़ी व्यापारी के यहाँ काम करने तक वह कुछ ना कुछ सीखते रहे। चपरासी की नौकरी के बाद उन्होंने बहुत सी नौकरियां बदली तथा इसके साथ ही अपने संपर्क को भी खूब बढ़ाया। इन्हीं संपर्कों के माध्यम से बलवंत को जर्मनी जाने का मौका भी मिला। अपनी इस विदेश यात्रा के दौरान उन्होंने व्यापार से जुड़ी वो खास और नई बातें सीखीं जिससे आगे चलकर इन्हें बहुत फायदा मिला। समय के साथ साथ बलवंत की मेहनत भी रंग लाती रही।